चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, राइट। तो उस टॉपिक के सॉरी, दो सिचुएशन में आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका था बेटा, एग्रीकल्चर का एक्सप्लॉयटेशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन, राइट। आज हमें डिस्कस करना है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा होता था, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली क्या होता है पहले वो समझेंगे, राइट। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया करता था बेटा, उसमें किस तरीके से ब्रिटिश ने उसको एक्सप्लॉइट किया, तो उस सिचुएशन को भी हम समझेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग द colonial exploitation of international trade, we'll have to discuss the international trade। सर ये होता क्या इंटरनेशनल ट्रेड? इसको बेटा हम एक अदर वर्ड में फॉरेन ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज फॉरेन ट्रेड, राइट। इसको हम फॉरेन ट्रेड के नाम से भी जानते हैं ना। ये होता क्या है? तो सर जनरली अगर मैं बोलूं कि सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड आई होप सो कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो पता ही होगा, राइट। सर बेसिकली इंपोर्ट का मीनिंग क्या होता है और एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? सर जब इंडिया किसी गुड्स को बाय करता है फॉरेन कंट्री से, बेसिकली इस ट्रेड को हम इंपोर्ट के नाम से जानते हैं, राइट। और जब इंडिया किसी गुड्स को सेल करेगा कहाँ पे बच्चे? फॉरेन कंट्री में, तो इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे? दैट इज एक्सपोर्ट। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एंड 12th क्लास में आप लोग डेफिनेटली आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में काफी डिटेल में पढ़ाया बिजनेस में, ठीक है जी। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब क्वेश्चन आता है सर कैसे ब्रिटेन सरकार ने, जब भारत में ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटिश की रूलिंग थी बेटा, तो उस टाइम पे कैसे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को ब्रिटिश की सरकार ने डिस्ट्रॉयड किया, एक्सप्लॉइट किया, तो उसके कुछ फैक्ट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, इसको एक्सप्लोइट किया गया था, एक्सप्लॉइटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो जैसे कि उन्होंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि एक जमींदारी सिस्टम लॉन्च किया, ठीक है, और हमारे हैंडीक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉयड किया था बेटा एक पर्टिकुलर पॉलिसी के जरिए। तो वैसे एक और पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी जिसका नाम था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जिसकी मदद से बच्चे इंटरनेशनल ट्रेड का एक्सप्लॉइट किया गया। नाउ ये पॉलिसी क्या है, इसको हमें काफी डिटेल में डिस्कस करना है। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, राइट। पहले एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, एक तरह का कॉन्सेप्ट है बेटा, एंड आई होप सो कि आपको समझ आ गया हो। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे इसका सिचुएशन समझाता हूँ डिटेल में, ठीक है जी। ये बेसिक सिचुएशन आपको समझ आई कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, राइट। और जनरली बेटा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की मदद से इस इंटरनेशनल ट्रेड को बेटा, भारत के इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लॉइट किया गया था वाया ब्रिटिश रूलिंग। हाँ जी, ये बेसिक सा सिचुएशन समझ आया आपको? प्लीज इसको नोट कीजिए। वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या है और इसकी मदद से कैसे ब्रिटिशर ने बेटा हमारे भारत के इंटरनेशनल ट्रेड पे इम्पैक्ट डाला, ठीक है। तो कहते हैं इट इम्प्लाइड दो तरह की सिचुएशन थी बेटा इसमें। फर्स्ट इज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल्स। आप लिख लीजिए बेटा, फिर मैं इसको कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा आपको। ये लास्ट क्लास वाले से माइट भी थोड़ा सा आपको डाउट रहेगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इसको लिख लो पहले आराम से आप।
The industrial needs in Britain. Second situation, and duty free import of British goods to expand demand for the British goods in the Indian market. ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, वो भी लिख लीजिएगा, फिर मैं इकट्ठा समझाऊंगा बेटा आपको। ड्यू टू दिस पॉलिसी इंडिया became the exporter of raw material and importer of finished goods, राइट। तो ये कुछ बेसिक सिचुएशन है, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अच्छा, अगर आपने नोट कर लिया ठीक है, अदरवाइज इसको होल्ड रखिए, मैं पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को समझाता हूँ, फिर आराम से नोट कर लीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। 2 मिनट सुन लीजिएगा बेटा। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी और इसने कैसे इंटरनेशनल ट्रेड पे इम्पैक्ट डाला भारत के, ठीक है। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक चार्ट फॉलो करके हम समझेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बेटा इस कॉन्सेप्ट को एक चार्ट के थ्रू, ठीक है। अब मान लीजिए दिस इज इंडिया और ये है ब्रिटिश, यानी कि यू कैन से ब्रिटेन, इंग्लैंड, वट एवर इज, ठीक है। तो ये दो कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल, ओहो एक सेकंड ना, तो इनके बीच में एक बॉर्डर प्रिपेयर कर देते हैं, ये रहा, ठीक है जी। देखो बेटा ध्यान सुनना, अब ब्रिटेन में ना वहां पे चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ब्रिटेन में जब भारत में ब्रिटेन का शासन था बेटा, तो वहां पर नया 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 इंडस्ट्रीज उभर रही थी ब्रिटेन में। तो सर डेफिनेटली अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर काम करती है तो डेफिनेटली उसका मेन एक्टिविटी होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और बेसिकली गुड्स के प्रोडक्शन के लिए वी नीड रॉ मटेरियल। हमें क्या चाहिए था बेटा? रॉ मटेरियल। यानी कि सर डेफिनेटली अगर मुझे प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है, प्रोडक्शन का मतलब डेफिनेटली आप जानते होंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो जनरली बेटा प्रोडक्शन का मतलब होता है, अगर मैं बेसिक से सिचुएशन बताऊं सर, यहाँ पर रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस में डेफिनेटली हमें किसकी नीड थी? रॉ मटेरियल। हमें मतलब ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, वट एवर यू सेड। अब क्वेश्चन ये आता है सर, तो क्या किया जाए? तो डेफिनेटली ब्रिटेन को एक चीज पता थी कि यार जो भारत है ना, इंडिया है, ये है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ब्रिटेन को ये बात पता लग गई थी कि जो भारत है वो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, कृषि प्रधान देश है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारा रॉ मटेरियल हमें मिल सकता है, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल, चलो ठीक है। तो इन्होंने यहाँ से भारत से ना एक्सपोर्ट करना शुरू किया, एक्सपोर्ट करना शुरू किया, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। यानी कि ब्रिटेन ने, भारत डेफिनेटली ना, भारत में नहीं की सरकार चल रही थी बेटा, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, इस एक्सपोर्ट के ऊपर इन्होंने बोला कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट रहेगा जी। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट का अगर मैं बेसिक में आपको मीनिंग समझाऊं, देयर इज नो टैक्स। यानी कि यहाँ से रॉ मटेरियल विदेश जाएगा और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। और टैक्स नहीं लगने का मतलब सस्ता हो जाना,
सस्ता हो गया तो डेफिनेटली ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रीज है उनको बहुत सस्ते रेट पे बेटा क्या मिल जाएगा, रॉ मटेरियल मिल जाएगा इंडिया से। तो डेफिनेटली ना इससे नुकसान तो भारत को ही था, भारत के जो फार्मर्स थे उन्हीं को नुकसान था। जी बिल्कुल। अब सुनना, यहाँ पे नहीं रुके ये लोग। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन एंड दिस इज द सेकंड सिचुएशन एंड दिस इज द थर्ड सिचुएशन। यहाँ पे नहीं रुके का मतलब सर, यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर आए, यहाँ पे प्रोडक्शन किया, और उस प्रोडक्शन से डेफिनेटली इस रॉ मटेरियल का यूज करके इन्होंने गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैन्युफैक्चर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता सर, इन्होंने गुड्स का मैन्युफैक्चर कर लिया, अब गुड्स के लिए मार्केट भी तो चाहिए था, बेचेंगे कहाँ इसको। ब्रिटेन में कोई इतनी बड़ी पॉपुलेशन तो थी नहीं वहां पे, राइट, और गुड्स से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, एक्सट्रीम लेवल पे सप्लाई हो रही थी उसकी। तो इन्होंने कहा भाई साहब एक बात बताइए, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट भी तो है, भारत भारत क्या है, बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर करा ना, इसको कहाँ भेजो, इंडिया भेजो। कहाँ भेजो, इंडिया। यानी कि इंपोर्ट करना शुरू किया, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। किसका इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, फिनिश गुड्स का इंपोर्ट, यानी कि भारत इंपोर्ट कर रहा था किसका, फिनिश गुड्स का। तो अगेन यहां पर भी इन्होंने क्या किया, इस इंपोर्ट के ऊपर भी क्या कर दी बच्चे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया। यानी कि इसके ऊपर भी किसी भी प्रकार के टैक्सेशन नहीं होंगे। ध्यान सुना, इसके ऊपर भी किसी भी प्रकार के टैक्सेशन नहीं होंगे, अर्थात नो टैक्स। यानी कि सर भारत यहां से रॉ मटेरियल भेजता था फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि नो टैक्सेशन। भारत की सरकार के पास पैसा नहीं आएगा, डेवलपमेंट में काम नहीं होगा, डेफिनेटली फिर अल्टीमेटली बेटा फार्मर से पैसे लेंगे। और जो ब्रिटेन में गुड्स तैयार हो रहा था उसको भी कहाँ बेचना शुरू कर दिया, भारत में, वो भी बिना टैक्सेशन के सिस्टम के। यानी कि यहाँ की सरकार को, यहाँ के सिस्टम को, यहाँ की किसी भी सिचुएशन में पैसा आ ही नहीं रहा है, दोनों तरफ से जाए राजी। और यहाँ पे इनका गुड्स आने से, इंट्रोडक्शन मशीन मेड, आपने लास्ट क्लास में पढ़ाई था कि मशीन मेड गुड्स भारत में आने से भारत का हैंडीक्राफ्ट भी खत्म हो गया। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी सर, कि भारत से रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजो, देर इज नो टैक्सेशन, और वहां पे उस रॉ मटेरियल से जो गुड्स बना रहे हो उस गुड्स को वापस भारत में लेके आओ, यहाँ बेचो, और उसके ऊपर ड्यूटी मत लगाओ। सो उस पर ड्यूटी ना लगाने का बेनिफिट ये था, वो सस्ता हो जाता, और लोग हैंडमेड गुड्स को नहीं परचेस करते, उस मशीन मेड गुड्स को परचेस करते जस्ट बिकॉज वो सस्ता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारे खुद के जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स था वो खत्म होने लगे धीरे धीरे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो बेटा यहाँ पे क्या इन्होंने एक तरीके से ये किया, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, जो भारत बहुत ज्यादा हैंडमेड गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करता था, उसका एक्सपोर्ट खत्म हो गया। यस, ठीक है। ऑल दो हमारा रॉ मटेरियल बेटा कहाँ जाने लग गया, ब्रिटेन में, तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री डेवलप होती वो भी कैसे होती, क्योंकि हमारा सारा का सारा रॉ मटेरियल कहाँ जाने लग गया, विदेशों में। ठीक है, तो यानी कि रॉ मटेरियल हमसे ले रहे हैं बेटा किसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो टैक्सेशन। और यहाँ से जो हमारे गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर भी कोई टैक्सेशन नहीं है। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या करा, अपनी डिमांड्स को बढ़ाने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए इस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। समझे, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग द पॉइंट बेटा। हाँ जी, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया, बोलो प्लीज। ओके, अब जरा इसकी थ्योरी रीड कर लेते हैं फटाफट से, देन आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। 2 मिनट टाइम दे दीजिए बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, प्लीज इधर ध्यान से देखिए। हेलो, ध्यान दो उधर, देखो क्या कह रहा है बेटा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इम्प्लाइड, भाई साहब क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट। अच्छा, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट किस चीज का था भाई साहब, सिर्फ रॉ मटेरियल का। आपने लास्ट क्लास में इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी पढ़ा था कि यहाँ से जो गुड्स, यानी कि जो हैंडमेड गुड्स यहाँ से बाहर जाते थे उनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता था। भाई कंफ्यूज मत होना प्लीज। इंडिया से जो आपने लास्ट क्लास में इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा था, उसमें आपने ये पढ़ा था कि भारत से अगर कोई फिनिश गुड्स, यानी कि हैंडमेड गुड्स विदेश जा रहा है तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी। ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री की गई बेटा, ये किन के ऊपर की गई, रॉ मटेरियल, वो भी उस रॉ मटेरियल जो सिर्फ कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन में। ऑब्वियस सी बात है ना, सरकार उनकी है तो डेफिनेटली जहां वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे वहीं जाएगा। यस, टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड ऑफ द ब्रिटेन, ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल नीड को फुलफिल करने के लिए बेटा इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड भाई साहब यहीं भी नहीं रुके, इन्होंने बोला जी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अब ध्यान सुना, सिर्फ कौन से गुड्स के लिए बेटा ड्यूटी फ्री की गई थी, ब्रिटिश गुड्स के लिए, हर इंपोर्ट के लिए नहीं किया था भाई साहब। ठीक है, टू एक्सपेंड द डिमांड
फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट, यानी कि भारत की मार्केट में ब्रिटिश के गुड्स को एक्सपेंड करने के लिए बेटा इस तरह की पॉलिसी इन अंग्रेजों ने भारत में क्या करी थी, स्टैब्लिश करी थी। दैट वाज द टाइम। अब कहते हैं, सुनना, इस पॉलिसी का इफेक्ट क्या हुआ। इस पॉलिसी का इफेक्ट ये हुआ कि भारत बन गया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि भारत बन गया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। भाई साहब इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट है भाई साहब। यानी कि भारत यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल, जो एक्सपोर्ट कभी रॉ मटेरियल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे तो अपने देश में कैसे इंडस्ट्री डेवलप करोगे, जबकि भारत क्या बन गया था वहां पे, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। और इंपोर्ट किस चीज का कर रहा था, फिनिश गुड्स का। तो डेफिनेटली हमारी अर्थव्यवस्था में इंटरनेशनल ट्रेड की, जो ट्रेड की क्या दुर्गति होगी, ये आप समझ गए होंगे, समझे। इसी कारण बेटा मॉडर्न इंडस्ट्रीज भारत में ज्यादातर डेवलप नहीं हो पाई। ठीक है, तो इस थ्योरी को भी पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग प्लीज, जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं। बच्चा आप लोग फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, ये थ्योरी नोट कर लीजिए। एंड देन आफ्टर आई थिंक ये थ्योरी आपने नोट कर ली थी, राइट। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, नोट जरूर करना बेटा, क्योंकि बिना नोटिंग के ना चीजें समझ में नहीं आएगी। मैं यहाँ पर पागल नहीं, मैं आपको ना पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड कर सकता था, पीपीटी भी प्रोवाइड कर सकता था, बट मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि लिखने से बहुत सारी चीजें हमारी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। राइट, दैट्स व्हाई बेटा मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपके ऊपर। रीजन है कि आपको चीजें हर तरीके से कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, आप रट्टा ना मारो प्लीज। एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी तक आपको फील हुआ होगा कि आपको किसी चीज को रटना पड़ेगा। हाँ जी, समझ आया होगा डेफिनेटली, आई एम 100% श्योर फॉर दैट। चलिए इस कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लीजिए फटाफट से। तो टॉपिक नंबर 2 है बेटा हमारे पास, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉरी इवन हो गया है तो, एव ऑफ या इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, तो यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के फीचर्स, कैरेक्टर्स किस प्रकार के थे आजादी के समय। आजादी के समय बेटा जैसी हमारी मतलब जो ब्रिटेन ब्रिटिश रूल ने हमें इनहेरिटेंट में कैसी अर्थव्यवस्था दी थी, वो आप यहाँ पे देखने वाले हैं। राइट, किस प्रकार की इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हमें मिला था विरासत में, वो कुछ बातें यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। करीब 7-8 पॉइंट्स है बेटा, इन पॉइंट्स को हम काफी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आप कुछ बेसिक बातें लिख लेंगे। कहते हैं, ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी had the following character, following characteristics। ठीक है, अब वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो अब हम यहाँ पे एक बार पॉइंट्स में लिख लेते हैं, फिर उनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करेंगे उनका। ठीक है, तो पहला पॉइंट था हमारे पास स्टेगनेंट, स्टेगनेंट इकोनॉमी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बैकवर्ड इकोनॉमी। थर्ड सिचुएशन है हमारे पास एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। फोर्थ वी आर हैविंग इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। ठीक है, फिफ्थ वी आर हैविंग रैम्पेंट पॉवर्टी। दिस इज आर, ओके, RAM है बेटा ये। सिक्स पॉइंट है हमारे पास पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। सेवंथ वी आर हैविंग हैवी डिपेंडेंसी, या यू कैन से हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट।
ठीक है, 7 पॉइंट हो गए। देखो है तो बहुत सारे बेटा, बट हम कुछ बेसिक बेसिक चीजें ही डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द सम सिचुएशंस। ठीक है, या यहाँ पर लिख देते हैं, एक और पॉइंट लिख देता हूँ, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। तो दिस इज द सिचुएशन। देखिए ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था के कैरेक्टर्स को समझाते हैं कि आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो हमारी अर्थव्यवस्था काफी स्टैग्नेंट थी, काफी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस था, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस था, ऑफ कोर्स रैम्पेंट पॉवर्टी थी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, हैवी डिपेंडेंस थे हम इंपोर्ट पे। इवन दो आज भी बहुत सारी चीजों में बेटा भारत इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है, बट धीरे धीरे इंपोर्ट की डिपेंडेंसी हट रही है बेटा, ड्यू टू सम पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। एंड द लिमिटेड अर्बनाइजेशन की सिचुएशन भी भारत में थी। ठीक है, तो ये 6 अराउंड 8 पॉइंट्स है बेटा, जिसको हमें काफी डिटेल में डिस्कस करना है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए बेटा, से मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ कि पॉइंट्स क्या हैं विद सम डेटा। ठीक है, चलिए बेटा इसको नोट करेंगे फटाफट से, फिर डेटा के साथ इन सारी सिचुएशन को हमें डिस्कस करनी है। देखिए जैसे कि आपका एमसीक्यू का एग्जाम है, तो ऑफ कोर्स बेटा आपको डेटा याद करना पड़ेगा। माइट भी एग्जाम में आ सकता है डेटा एमसीक्यू के एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए आप डेटा पे भी ध्यान रखें। चलिए इसको नोट करिए फटाफट से प्लीज। सिचुएशन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव पॉइंट्स। ये जितने भी अपने 7 8 पॉइंट लिखे बेटा, इसको काफी डिटेल में हम डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। यानी कि क्वेश्चन आता है सर स्टैग्नेंट इकोनॉमी यानी कि कहते हैं ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी was completely a stagnant economy। सर स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, है ना? हम बेसिकली ये तो देख रहे हैं कि स्टेगनेंट इकोनॉमी थी हमारी, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेगनेंट इकोनॉमी? तो स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब होता है इज द वन विच शो लिटिल या नो ग्रोथ इन इनकम। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में या तो थोड़ा सा या तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा मतलब अगर मैं बोलूँ तो वेरी मिनिमल, ना के बराबर यू कैन से। तो इनकम में ग्रोथ होना, यानी कि इनकम में या तो लिटिल ग्रोथ होता था या तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होता, दैट इज नो ग्रोथ। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? स्टेगनेंट इकोनॉमी। यानी कि सर सिंपल सी वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है सर? ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे लोगों की इनकम में कोई इंक्रीजमेंट ही नहीं हो रहा, कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा। तो जहाँ ग्रोथ ही नहीं है बेटा, उस इकोनॉमी को बेसिकली हम बोलते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी। अब इसको कुछ डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। राइट सर, अगर मैं डेटा की मानूं तो डेटा के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो कहते हैं कुछ यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन, ये ना डेटा है, ठीक है, इसको आप अलग से लिख सकते हैं। तो कहते हैं बिटवीन 1860 से लेकर 1945 तक, दिस ड्यूरेशन। तो कहते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम was as low as 0%, 0.5% पर एनम। ये इसके बीच की बात है। और फिर क्या था भाई साहब, बिटवीन सॉरी बिटवीन 1945 से लेकर 1950 की मैं बात करूं,
तो कहते हैं इट वॉज 0.1% पर एनम। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ स्टेगनेंट इकोनॉमी। ये कुछ डेटा से हमें पता लगता है कि डेफिनेटली ये ग्रोथ जो है ये ना के बराबर की ग्रोथ है। ठीक है, दिस ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, कहते हैं सर अगर मैं 1860 से 1945 तक की बात करूं तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम बढ़ी वो किस रेट से बढ़ी? 0.5%, जो कि बेटा बहुत ही कम है, इट्स ऑलमोस्ट जीरो ही मान लेते हैं। और ये ग्रोथ 1945 से लेकर 1950 के बीच में और कम हो गई, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1%। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके माइंड में शायद उठ जाएगा, सर ये पर कैपिटा इनकम क्या होती है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम? यानी कि पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बेसिक बात करूं तो बेटा एक व्यक्ति की आय को पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय, हिंदी में बोले तो प्रति व्यक्ति आय, डेफिनेटली नोन एज पर कैपिटा इनकम। ये कैसे कैलकुलेट करी जाती है सर? बेटा आपने जीडीपी पढ़ा था, नेशनल इनकम। तो किसी भी देश के नेशनल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे पास इनकम निकल कर आएगी दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ये तो बेसिक मीनिंग था पर कैपिटा इनकम का क्या होता है जी। राइट, तो आपको पता लगा होगा कि सर डेफिनेटली यहाँ तो इनकम में ग्रोथ ही नहीं है, और इसीलिए बेटा हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? दैट इज स्टेगनेंट इकोनॉमी, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ ही नहीं है। समझ रहे हैं? और इसका रीजन आपको शायद पता लगेगा धीरे धीरे कि कैसे कैसी पॉलिसीज भारत में ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करी थी और किस तरह की उसकी स्थितियां थी, वो आप पढ़ ही चुके हैं। थोड़ा सा उसका क्लिप्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। ठीक है, समझ आया बच्चे? हाँ जी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? इसको नोट करो प्लीज। बेटा एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, तो 2 मिनट सुनेंगे इधर, 2 मिनट ध्यान सुनेंगे प्लीज। एक छोटा सा पॉइंट देखो, तो कहते हैं यहाँ पर मैं कह सकता हूँ लो पर कैपिटा इनकम। हमारी इनकम क्या थी? इसका इफेक्ट क्या हो सकता है इकोनॉमी में? इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? क्या इसका आंसर कर सकते हैं हम? अगर लोगों की इनकम कम है तो डेफिनेटली लोगों की किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा? कैन यू आंसर ऑफ दिस? लो पर कैपिटा इनकम के कारण हमारा सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होगा? डिमांड। वन आंसर इज डिमांड। एनीवन एल्स? हाँ जी, कोई और बताना चाहेगा? एक छोटा सा लॉजिकल बात सुनना ध्यान से प्लीज। जी वेरी गुड। तो यानी कि सर यहाँ पर बेसिकली क्या हमारी लो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाएगी? या इसको मैं इन अदर वर्ड्स बोल सकता हूँ, लो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। जी, दिस इज द सिचुएशन ऑफ लो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाती है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरने के कारण बेटा बहुत सारी समस्या आती है। वन ऑफ दिस दैट इज गरीबी, पॉवर्टी। आप देखते होंगे बेटा जनरली कुछ टाइम पहले भी अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जनरली बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेटा जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, बेसिकली उस टाइम पे तो बहुत बुरी हालत थी। राइट, तो सर्वाइवल के मानते थे, घर जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक, इनके ऊपर कुछ मूवीज भी बनी हुई है, तो इनके ऊपर ही बहुत बड़े इश्यूज थे। तो जब लोगों को बेसिक नीड ही नहीं मिल पाती है तो उस अर्थव्यवस्था में डेफिनेटली इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो पाती है बेटा। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम के कम होने के कारण लोगों की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक इम्पैक्ट था। चलिए इसको नोट करें फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करेंगे जी। बैकवर्ड इकोनॉमी, भाई साहब क्या सिस्टम है बैकवर्ड इकोनॉमी का? अच्छा एक लॉजिकल बात बताओ, जिस इकोनॉमी में ग्रोथ लेवल ही बहुत कम हो तो उसकी इकोनॉमी बैकवर्ड ही होगी ना, पिछड़ी हुई। मतलब जिस इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन तो छोड़ो, बेसिक बेसिक ग्रोथ लेवल भी नहीं था, दैट मीन्स उस इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे? बैकवर्ड इकोनॉमी। जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ सम रूल्स
imposed by the Britain in India. तो कहते हैं इंडियन इकोनॉमी was a backward economy on the eve of independence. eve of independence कैसे जी? तो कहते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी is the one in which per capita income is very low, जहां पर कैपिटा इनकम काफी लो होती है। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं ऊपर तो हमने परसेंटेज में डेटा पढ़ा था, यहाँ पर कुछ हम फैक्चुअल बातें देख लेते हैं। 1947 और 48 की जिस साल भारत आजाद हुआ था, तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम था इन इंडिया वाज जस्ट रुपीज 230, राइट। तो दिस इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। वो इसकी वजह से सिचुएशन क्या हो जाएगा, बल्क ऑफ पॉपुलेशन क्या पॉवर्टी को फेस करेगी। तो कहते हैं द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। ठीक है, और डेफिनेटली वेरी पुअर, और इनको सफिशिएंट फूड भी नहीं मिल पाते थे बेटा। तो इस तरह की हालात थी। ठीक है, तो कहते हैं इंडियन इकोनॉमी वाज वेरी बैकवर्ड, बहुत ज्यादा बैकवर्ड इकोनॉमी थी इंडिपेंडेंस के टाइम, आजादी के समय बेटा। बैकवर्ड इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है, जहां पर कैपिटा इनकम काफी लो होता है, ये तो आपने स्टैग्नेट में ही पढ़ा ही था। तो कहते हैं 1947-48 में जो पर कैपिटा इनकम थी, यानी कि एक व्यक्ति की आय कितनी थी बच्चे, 230 रुपए। ठीक है, 230 रुपए ये पर मंथ नहीं होता भाई साहब, ये पर ईयर का कैलकुलेट होता है। ठीक है जी। तो दिस इज द पर ईयर इनकम कितनी है, 230 रुपए। सोच लो कि कितना कम पैसा था, अगर आप इसको मंथली निकालो तो काफी बहुत रेयर मार्क है, माइट भी 230 रुपए तो आज आपकी ट्यूशन की फीस भी नहीं होती है, राइट। एक बुक भी शायद इतने पैसे की नहीं आती है। दैट अमाउंट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ पर्संस। ठीक है, तो कहते हैं द बल्क ऑफ पॉपुलेशन हमारी डेफिनेटली ना वेरी पुअर, जिनको सफिशिएंट फूड तक नहीं मिल पाता था बेटा, इस तरह के हालात थे। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। आगे और पॉइंट्स है बेटा, जो हम नेक्स्ट क्लास में इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या आपको ये पॉइंट समझ आ गया? और प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, एंड कोई भी डाउट हो किसी पॉइंट को लेके आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करूंगा, बाकी कौन सब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा।